चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें क्या पूछ रहा है, चूज द लिक्विड एसेट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको लिक्विड एसेट्स बताने हैं। लिक्विड एसेट्स, अच्छा लिक्विड एसिड्स मतलब वो वाला एसिड्स जो सबसे पहले क्या है। जो लिक्विड एसेट्स पता है वैसे कौन से होते हैं, जो जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनमें से कौन है लिक्विड एसेट्स? स्टॉक जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो जाता है, बिल्कुल सही। स्टॉक, हाँ स्टॉक, एक्सपेंसेस तो होंगे नहीं इतनी जल्दी। हाँ, और लूज टूल्स भी नहीं होंगे। तो स्टॉक जो है वो एक लिक्विड एसेट होता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड, आप बस अपने ऑप्शन लिख लेना अभी जो छोटे क्वेश्चन है। सेकंड में पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वेरी गुड, तो एक सुर में सभी कन्याओं ने आंसर भेजा, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। चलो उसके बाद थर्ड है, कैलकुलेट प्रॉफिट इफ क्लोजिंग कैपिटल इज 14,250, एडिशनल कैपिटल इज 200, ओपनिंग कैपिटल इज 11,300 एंड ड्राइंग्स इज ₹100 पर मंथ। तो इसका फॉर्मूला याद है दोस्त? बताओ, मुझे भी बताओ। क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, वेरी गुड। तो लिख देता हूँ, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल आपको दे रखी है 14,250 प्लस ड्राइंग्स आपको ₹100 पर मंथ दे रखी है, तो पूरे साल की कितनी हो गई? 1200 माइनस एडिशनल कैपिटल 200 और माइनस ओपनिंग कैपिटल 11,300। इसको सॉल्व करके क्या आ रहा है? C3950, ठीक है। चलो ठीक है, ओके। उसके बाद नंबर 4, एक्रूड इनकम इज एडेड टू द इनकम बिकॉज ऑफ। तो ये कौन से चैप्टर का है, मैं आपको याद दिलवा देता हूँ थोड़ा सा। फाइनल अकाउंट्स चैप्टर है ना, जो एडजस्टमेंट वाला। हाँ, तो उसमें आपको एक्रूड इनकम जो होता है, आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, मैं बोल लूँ। तो एक्रूड इनकम जो होता है वो आपको याद है, एडजस्टमेंट एक थी एक्रूड इनकम, उसको आप इनकम में क्या करते हो? ऐड करते हो, जोड़ते हो। तो वो उसका रीज़न पूछ रहा है कि उसको आप क्यों जोड़ते हो, वाई, बिकॉज ऑफ। तो कौन से बताओ दोस्त? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो सब बच्चे मार्क कर लो, सही आंसर है बिल्कुल, एक्रूअल कॉन्सेप्ट की वजह से। क्योंकि एक्रूअल कॉन्सेप्ट जो होता है वो ये कहता है कि चाहे हमें पैसे मिले हों या ना मिले हों, हमें इनकम रिकॉर्ड करनी चाहिए। चलो उसके बाद फिफ्थ बताने का है, when 2 or more errors are committed in such a way that net effect of these errors on data। अच्छा जी, तो ये मतलब आपको आता था पहले से, ओके, कॉम्पनसेटिंग एरर्स। चलो, तो ये तो थे आपके 1 नंबर के छोटे छोटे क्वेश्चन। अब हमको 3 नंबर का क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करेंगे, ठीक है। तो मैं भी करूँगा, आप भी करेंगे। अगर आप होशियार हो तो आप मेरे से जल्दी करना, और नहीं तो आप मेरे साथ साथ भी कर सकते हो। चलो पढ़ लेता हूँ क्वेश्चन। कैलकुलेट क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स, ठीक है। तो आपको क्या क्या डिटेल्स दे रखी हैं? ओपनिंग स्टॉक है 20,000, कैश सेल्स 60,000, परचेजेस 70,000, क्रेडिट सेल्स 40,000, और नीचे आपको दे रखा है रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट 33.1/3%। चलो ठीक है, तो लिखो मेरे साथ सॉल्यूशन। कौन से चैप्टर का है बताओ क्वेश्चन? ये फाइनल अकाउंट्स का है, ठीक है। चलो तो लिखो, सबसे पहले लिखो टोटल सेल्स इज इक्वल्स टू,
टोटल सेल्स का फॉर्मूला है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स है 60,000 और क्रेडिट सेल्स है 40,000। ठीक है, तो पहले आप सबसे पहले इन दोनों को जोड़कर टोटल सेल्स निकाल लो, सबसे पहला काम। ठीक है, अब उसके नीचे हमें लेट करना पड़ेगा, हमें एज्यूम करना पड़ेगा। बताओ क्या एज्यूम करना पड़ेगा? नहीं, वो टर्म उसको बोलते हैं कॉस्ट, और पूरा टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको COGS कहते थे। तो आपको कॉस्ट को एक्स लेट करना है, आप इस कॉस्ट को एक्स लेट कर लो प्यारे बच्चों। COGS जिसको बोलते हैं ना, उसको कॉस्ट कहते हैं शॉर्ट में, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फुल फॉर्म होती है, तो आप उसको एक्स लेट कर लो। ठीक है, अब जो उसने रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वाला लाइन दे रखा है, हम उसका इस्तेमाल करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में लिखो ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 33 1/3% ऑफ एक्स, क्योंकि उसने हमें ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट दे रखा है 33 1/3%, और कॉस्ट को हमने एक्स लेट कर लिया। ठीक है प्रशांत भाई, समझ आ रहा है तुम्हें यहाँ तक? ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 33 1/3% ऑफ एक्स हो गया। ठीक है, कॉस्ट को हमने एक्स लेट कर लिया था। अब इसको आप 33 1/3% को क्या लिख सकते हो? 100/3%, या सीधा 1/3 लिख दूं और इंटू एक्स, ऐसे लिख लेते हैं। तो आप भी ये लिख सकते हो, और ये बन गया x/3। ठीक है, पहले यहाँ तक ओके हो गया। चलो, अब एक फॉर्मूला लिखना है जो मुझे पता है किसी को याद नहीं होगा। वेरी गुड, तुम बहुत बढ़िया, आर्या मैडम को याद है। COGS का फॉर्मूला है इज इक्वल टू सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये फॉर्मूला बच्चों आपको COGS का लिखवाया था, ये याद रखना है। तो लिख लो सब बच्चे, COGS का फॉर्मूला है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखो मैं इसमें वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना ताकि किसी का कुछ छूटे ना। COGS की जगह x लिख लेता हूँ। ठीक है, सेल्स की जगह आपने सेल्स कितनी निकाली थी, ऊपर देखो 1 लाख, तो सेल्स की जगह 1 लाख लिख लेता हूँ, और ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने अभी ऊपर निकाला वो लिख लेता हूँ x/3। ठीक है, तो बस आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले इधर ले आते हैं x/3 को LHS में, तो इसको फटाफट सॉल्व कर लो। 75,000 आ जाएगा x। ठीक है, तो मेरा भी यही आ रहा है। सही तो हो गई जब मेरे से चेप के कर रहे हो तो। अच्छा, तो COGS आ जाएगा 75,000, मतलब x आ जाएगा 75,000। लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, अभी आंसर नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन ने हमसे कुछ और पूछा है, क्वेश्चन ने हमसे क्लोजिंग स्टॉक पूछा है। हाँ, तो अब COGS का दूसरा फॉर्मूला सुनाओ। ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस माइनस आगे ग्रॉस प्रॉफिट। नहीं, क्लोजिंग। चलो मैं पूरा लिखवा देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये पूरा फॉर्मूला है, तो दोबारा लिख लो, आपको याद हो जाएगा। तो ये COGS का दोबारा से पूरा फॉर्मूला लिख लिया, फुल फॉर्मूला है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है, ये याद रखना है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेते हैं। COGS की 75,000, ओपनिंग स्टॉक कितना दे रखा है एक बार देख लो ऊपर, 20,000, परचेज कितना दे रखा है 70,000,
डायरेक्ट एक्सपेंस आप 0 लिख लो, नहीं दे रखे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, कितना आएगा सॉल्व कर लो, 15,000। ठीक है, तो ये आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर का। तो क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, छोटा सा। पास जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स। ठीक है, तो एक एक करके करेंगे। पहले अगर किसी को आता है तो वो बच्चा बता देना, अगर उसने सही बताया तो लिख लेंगे, नहीं तो फिर मैं बता दूंगा। तो सबसे पहला है सेल्स बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 500। वेरी गुड, तो लिख लो भाइयों बहनों, सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 500। ठीक है, बाकी नरेशन आप एग्जाम में लिख लेना, हाँ सर, वो बीइंग बीइंग एरर रेक्टिफाइड, वो सब में सेम ही लिख लेंगे। उसके बाद सेकंड, क्रेडिट परचेज फ्रॉम अंशिका 6,000 वर पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ हर अकाउंट एज 9,000। चलो ये समझा देता हूँ। देखो, आपने क्रेडिट परचेज करी अंशिका से, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। तो आप ये बताओ कि क्रेडिट परचेज की आप क्या एंट्री करते हो, जर्नल एंट्री बोलो। वेरी गुड, परचेज अकाउंट डेबिट टू अंशिका करते हो। तो उस हिसाब से आपको अंशिका के लेजर अकाउंट में कहाँ पोस्ट करना चाहिए? वेरी गुड, तो हमें आ जाओ स्टेज पे आ जाओ, मैं घर चला जाता हूँ। तो अब जब मैं समझाया करूँ तो कृपया आपके मन में जो गुब्बारे फूल रहे हैं उन्हें शांत रखा करें, ठीक है सर? तो जब मैं पूछूं तब बताएं, जब तक ना पूछा जाए तब तक कृपया मुझे बोलने का अवसर दें। मैं घर से आया इसीलिए हूँ आज। तो अगर अंशिका से हमने गुड्स परचेज करे हैं तो आप बताओ प्यारे बच्चों, आप अंशिका के लेजर में क्रेडिट में लिखोगे 9,000 पोस्टिंग? लेकिन हमने ये नहीं लिखा, हमने ये गलती कर दी, हमने ये नहीं लिखा। अब आगे पढ़ो, हमने क्या गलती कर दी है? पोस्टेड टू द डेबिट एज 9,000। तो मतलब हमें 6,000 क्रेडिट में पोस्ट करना था, लेकिन हमने गलती से अंशिका के डेबिट साइड पर 9,000 पोस्ट कर दिया। ये आपने गलती कर दी, ठीक है भाइयों बहनों? याद आ गया आपको? इसे समझाया था। तो अब आपको कितने रुपए अंशिका में क्रेडिट करने पड़ेंगे? 15,000। वेरी गुड, शाबाश। तो अब आपको अंशिका में कितने रुपए क्रेडिट करने पड़ेंगे? 15,000। चलो अब जर्नल एंट्री बताओ, कौन बच्चा बताएगा? परचेज अकाउंट डेबिट 6,000, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 9,000 टू अंशिका 15,000। गलत, सस्पेंस अकाउंट डेबिट 15,000 टू अंशिका 15,000। चलो तो इसका एक नंबर काट लेना प्यारे बच्चों आपका, ठीक है? तो लिख लो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू अंशिका 15,000। चलो तो सेकंड तो गलत कर दिया आपने। अब थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा है गुड्स रिटर्न फ्रॉम अशोक 8,000 वर रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। इसमें आप रिकॉर्डिंग वाले स्टेप्स लगा सकते हो। अब देखो, अशोक ने हमें गुड्स वापस लौटाए, मतलब सेल्स रिटर्न हुआ, लेकिन हमने गलती से परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड कर लिया। तो आपको रिकॉर्डिंग स्टेप्स याद हैं वैसे किसी को या नहीं? हाँ जी सर, याद है। हाँ, चलो तो रॉन्ग एंट्री बताओ। परचेज रिटर्न की क्या एंट्री होती है? ये रहे, अशोक टू परचेज रिटर्न। तो बच्चा रॉन्ग की ही रॉन्ग बता रहा है, बताओ। टेक्निकली सही
सही है, पता नहीं उल्टा कर देंगे। आ जाओ फिर तुम स्टेज पर ही आ जाओ, मुझे लगता है तुम्हारे लिए यही जगह सही है। तो ये रॉन्ग एंट्री लिख लो, अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न। फिर स्टेप 2 क्या होता है? रिवर्सल ऑफ रॉन्ग एंट्री। इसका रिवर्स कर दो, तो परचेज रिटर्न डेबिट में डाल देंगे। परचेज रिटर्न टू अशोक। अशोक क्रेडिट पे आ जाएगा। ठीक है, अब करेक्ट एंट्री बताओ सेल्स रिटर्न की क्या होती है? रहने दो, सेल्स रिटर्न टू अशोक। ठीक है, ये सेल्स रिटर्न की एंट्री है। अब आपके अभी तक 0 नंबर है, याद है? टीचर को तो आपको रेक्टिफाइंग एंट्री बतानी है, जो अब इस बॉक्स में लिखूंगा। क्या था उसका फॉर्मूला? सेकंड और थर्ड को जोड़ना है। हाँ, तो रिवर्स और करेक्ट एंट्री दोनों को जोड़ो, क्या बनेगा आंसर? हाँ हाँ हाँ, सही है। ठीक है, तो अपना 1 नंबर और काट लेना, थर्ड भी आपका गलत था। क्या क्या? थर्ड गलत था क्योंकि तुमने कुछ और बताया था शुरू में। वही तो बोला था, ऊपर नीचे किया है, परचेज और सेल्स बस बोला था वही है। चलो ठीक है, तो झूठ मूठ का 1 नंबर लगा लो। उसके बाद फोर्थ लास्ट, वेजेस पेड 3980। आपने 3980 की वेजेस पे करी, हाँ, तो वेजेस वर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, लेकिन आपने उसको रिकॉर्ड कर लिया एज 3890। बताओ जी एंट्री वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 90 रुपीस। कितने रुपए? 90। वेरी गुड, क्योंकि आपने कितने रुपए कम लिखा? 90। अगर आप इन दोनों का डिफरेंस देखो तो कितने रुपए है? 90। तो इसका मतलब आपने 90 रुपये कम रिकॉर्ड करा है, तो बस आप 90 रुपये रिकॉर्ड और कर लोगे। तो वेजेस अकाउंट डेबिट 90 टू कैश अकाउंट 90। ठीक है, चलो तो ये तो सही हो गया। ओके, तो अब आपने एक मेरे साथ चिपके कर लिया एंट्रीज वाला, अब एक आपको दिया जाए अपने आप, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, बाद में कोई ये ना कहे कि मैंने तो पहले यही कहा था। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 8 है। तो पहले आपको 5 मिनट आपको दूंगा, फिर आपसे 5 मिनट बाद पूछूंगा, ठीक है? तो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स, इसमें 5 पॉइंट है, पहले आप ट्राई करो, फिर 1 बाय 1 डिस्कस भी कर लूँगा बाद में। चलो, तो 1 से लेकिन पढ़ लेता हूँ ताकि मैं एक बार एरर मैं भी समझ लूँ क्या हो रहा है। 1 में लिखा है कि टोटल ऑफ 1 पेज ऑफ सेल्स बुक was carried forward to the next page as 2785 instead of 2587। तो इस एरर का तो इंटरप्रिटेशन ये है एक तरह से कि आपने सेल्स बुक को 198 ज़्यादा कर रखा है, मतलब ओवरकास्ट कर रखा है ना? तो इसका मतलब क्या आंसर आएगा? चलो वेरी गुड। तो जिसने ये एंट्री लिखी वो बच्चा अपना 1 नंबर लगा ले, जिसने उल्टा लिखा वो पहले तो 2 थप्पड़ अपने गाल पे लगाए और 1 नंबर काट ले, क्योंकि अगर आप उल्टा भी लिखते हो जी तो टीचर 0 ही देगा, है ना? तो उल्टे का और उसका कोई महत्व नहीं है। तो अगर आपने यही आंसर लिखा है तो सही है, नहीं तो गलत। चलो सेकंड पढ़ लेता हूँ एक बार, सेकंड एरर देख लेता हूँ क्या है। चेक ऑफ 400 रुपये रिसीव्ड फ्रॉम मोहन वॉज डिसऑनर्ड। हमें मोहित से एक चेक मिला जो डिसऑनर हो गया। तो मैं वैसे ही आपको समझाने के लिए बता देता हूँ, चेक डिसऑनर की जर्नल एंट्री होती है मोहित डेबिट टू बैंक, ठीक है जी। लेकिन अब आप देखो गलती क्या हुई, हैड बीन पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ अलाउंस अकाउंट, लेकिन आपने गलती से मोहित की जगह किस अकाउंट को डेबिट कर दिया? अलाउंस अकाउंट को डेबिट कर दिया गलती से, ये गलती हो गई। तो अब आप क्या रेक्टिफाइंग एंट्री करोगे? वेरी गुड, मोहित डेबिट टू अलाउंस अकाउंट। तो अगर आपका आंसर यही है तो अपने आप को शाबाशी दे देना, नहीं तो गलत। चलो थर्ड पढ़ लेता हूँ, एरर क्या है।
थर्ड में लिखा है सेल्स रिटर्न ऑफ 5,000 बाय कस्टमर वॉज रिकॉर्डेड इन परचेज रिटर्न बुक। तो ये तो अभी पुराने क्वेश्चन में सेम ही आया था, तो ये तो थर्ड वाला तो आपका पुराने क्वेश्चन में सेम ही था, तो वहीं से वही चेप लेते हैं। सेल रिटर्न डेबिट 5,000, परचेज रिटर्न डेबिट 5,000, टू कस्टमर 10,000। ठीक है, तो ये आपका पुराने क्वेश्चन वाला सेम ही हो गया। उसके बाद फोर्थ पढ़ लेता हूँ। फोर्थ में लिखा है सम ऑफ 200 ओड बाय मिस्टर एक्स हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ सन्ड्री क्रेडिटर। लोग वो कह रहे हैं तो एरर ही नहीं है भाई, एक्स से हमें 200 रुपये लेने हैं, एक्स हमारा डेटर है, हाँ, लेकिन हमने गलती से उसे अपना क्रेडिटर समझ लिया, ये हमने गलती कर दी। तो एक्स जो है हमारा डेटर है, लेकिन हमने उसको गलती से क्रेडिटर समझ लिया, ये गलती कर दी। तो बताओ अब, चलो लगाओ बुद्धि। क्रेडिटर को डेबिट करेंगे ताकि क्रेडिटर वाली गलती सही हो जाए, और डेटर को डेबिट करना भूल गए थे तो उसको डेबिट करेंगे। हाँ वो तो आ जाएगा, तुम फोकस करो ना मेरे शब्दों पर। डेटर को डेबिट करेंगे, ठीक है। और 2x 400, क्योंकि आपने x को गलती से क्रेडिटर समझ लिया था डेटर की जगह, तो अब x को हम 400 रुपये से क्रेडिट कर देंगे। नहीं दीदी, कस्टमर का नाम मान लो मोहन प्रकाश हुआ तो उसके बाद फिफ्थ, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 430। आपने एक पुराना फर्नीचर बेचा 430 रुपये का, लेकिन गलती से आपने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया 340। तो सेल्स को अब डेबिट करना पड़ेगा, है ना। सेल्स को 340 से डेबिट करना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसको फालतू में क्रेडिट करा था। और जबकि क्रेडिट इसकी जगह किसको करेंगे, फर्नीचर को 430। अब सस्पेंस कितना बच रहा है, तो सस्पेंस डेबिट हो जाएगा 90, क्योंकि एंट्री मैच नहीं हो रही थी, इसीलिए सस्पेंस को लिखना ज़रूरी होता है, ये आपको सिखाया था। ठीक है जी, तो ओके हो गया, चलो ठीक है। तो ये भी आपका रेक्टिफिकेशन की एंट्रियों का हो गया। चलो अब दिमाग को शांत करेंगे, कुछ तुक्के लगाने हैं आपको ट्रू फॉल्स पर। ए, द टाइप्स ऑफ अकाउंट शोन इन द बैलेंस शीट आर नॉमिनल एंड पर्सनल। बैलेंस शीट के अंदर बच्चों सोच के बताओ कि सिर्फ नॉमिनल और पर्सनल अकाउंट आते हैं, मतलब उसका कहने का मतलब है रियल अकाउंट में जो आता है कैश और बैंक में जो आता है। ठीक है, तो बच्चे होशियार हैं, वेरी गुड, फॉल्स। उसके बाद सेकंड, P&L अकाउंट शोड द नेट प्रॉफिट अर्नड और नेट लॉस इनकर्ड बाय द बिजनेस। ट्रू, वेरी गुड। फिर सी, व्हेन क्लोजिंग कैपिटल इज लेस देन ओपनिंग कैपिटल इट मींस प्रॉफिट। क्यों, आपको कैसे पता? सही, यही क्वेश्चन अभी पेपर में आया था। ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि लॉस होगा। ठीक है। डी, फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ट्रू, क्योंकि इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स के चैप्टर में अगर आपको याद हो तो हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाते हैं, और अभी आगे बनाएंगे भी। चलो फिर इन द ब्लैंक बताने हैं प्यारे बच्चों। ए, एसेट अकाउंट ऑलवेज शो डैश बैलेंस। डेबिट बैलेंस, वेरी गुड। बी, प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एट द एंड प्लस डैश। ड्राइंग्स, वेरी गुड।
सी, फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज़ पॉसिबल टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये तो अभी ऊपर आया था। और डी, एन एसेट इज परचेज बाय द फर्म विच वॉज डेबिटेड टू परचेज अकाउंट, इट इज एरर ऑफ, उसका क्या नियम था? कि हमने प्रिंसिपल वायलेट कर दिया। तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं मतलब वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बट हम गलती से रेवेन्यू, हाँ, पर हम गलती से उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ लेते हैं, तो ये इसका मतलब प्रिंसिपल एरर होता है। चलो, तो ये दिमाग शांत करने के बाद अब करेंगे दिमाग को दौड़ाने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, 6 नंबर का क्वेश्चन है सिंगल एंट्री सिस्टम वाले का। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर एक्स हु कीप्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री सिस्टम असर्टेन द प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2022-23। ठीक है, तो जिन जिन बच्चों को नहीं आता या जो बच्चे भूल गए वो अब यहाँ पे ध्यान से मेरे साथ देखना। एक सेकेंड, जब तक वो याद है फॉर्मेट, बट इसमें दो लायबिलिटी तमाम वो तो बाद में, पहले बनाओ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। हाँ ठीक है, बनाते रहना, स्क्रीन की चिंता मत करना। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, तो ये आप बनाओ 6 लाइन का। सर पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स नहीं बनेगा? नहीं, वो हम वर्किंग नोट में बना लेंगे। अच्छा, तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट ही आएगा। हाँ, तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस बनाते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि प्रॉफिट निकालो। वो वर्किंग नोट में बनाएंगे, ये बेहतर तरीका है। बाकी हो सकता है आपके स्कूल में नकली तरीके सिखाएं, तो आपका तो स्कूल ही नकली है। चलो, तो ये फॉर्मूला लिख लो पहले, जिनको नहीं आता वो बच्चा सीख जाएगा। क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग्स माइनस एडिशनल कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है जो आपको लिखना है। और फिर जो आंसर आता है वो होता है प्रॉफिट। ठीक है जी, लेकिन इसमें क्लोजिंग कैपिटल हमें नहीं दे रखी होती तो वो हम वर्किंग नोट में निकालेंगे, और ओपनिंग कैपिटल भी नहीं दे रखी होती वो भी हम वर्किंग नोट में निकालेंगे। और वो निकालने के लिए क्या बनाना है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हाँ, दो स्टेटमेंट बनेंगे ना, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। दो स्टेटमेंट बनते हैं। चलो, तो सब बच्चे फिर इसके नीचे बनाओ वर्किंग नोट लिखकर हेडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1 अप्रैल 2022। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का फॉर्मेट याद है आपको प्यारे बच्चों? बैलेंस शीट ही तो है, जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट था वही कॉपी कर सही, लो। तो बैलेंस शीट ही है, बिल्कुल सही। लायबिलिटीज, एसेट्स और रुपीज। ठीक है, तो ये आप बना लो 8 लाइनों के आसपास की, और फिर एक और सेम ऐसे ही बनाना है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31 मार्च 2023। चलो, तो याद है किसी को स्टेप्स क्या करना है? सबसे पहले बताओ। तो 1 अप्रैल वाली सारी चीज़ें कहाँ लिखनी है आपको? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में। ठीक है, ओपनिंग वाले में। तो पहले हम ओपनिंग वाला नोट कर लेते हैं।
मशीन 8,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 7,000 और डेटर्स 4,000। तो ये सारे एसेट्स में लिख लो आप, ओपनिंग वाले में। तो लिखो मेरे साथ साथ, मशीनरी 8,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 7,000 और डेटर्स 4,000। ठीक है, मशीनरी 8,000, फर्नीचर 2,000, स्टॉक 7,000 और डेटर 4,000। फिर लाइबिलिटीज़ में क्या क्या लिखेंगे? एक तो बैंक बैलेंस, क्रेडिट का मतलब होता है ओवरड्राफ्ट, और एक सन्ड्री क्रेडिटर। इन दोनों को लाइबिलिटीज़ में लिख लेते हैं। तो बैंक ओवरड्राफ्ट 200 और सन्ड्री क्रेडिटर, इन दोनों को लाइबिलिटीज़ में लिख लो। बैंक ओवरड्राफ्ट 200 और सन्ड्री क्रेडिटर्स 5,000। चलो, तो इतने पोर्शन तक में किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं? तो प्रशांत भाई समझ आ गया यहाँ तक? चलो ठीक है। तो अब आपको टोटल बताना है एसेट साइड का क्या आएगा। टोटल 21,000। ओके, और 21,000 में से 5,200 रुपये माइनस कर दो, 15,800। तो इसका मतलब ये क्या पता चल गया? ओपनिंग कैपिटल। ठीक है जी, तो क्लियर हो गए सबको स्टेप्स? तो आपको ये ओपनिंग कैपिटल पता चल गया। चलो, तो यहां तक सब बच्चे ओके? ठीक है, तो इसको ओपनिंग कैपिटल को कहाँ लिखेंगे बताओ? नीचे जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। हाँ, तो यहाँ पे लिख दो ओपनिंग कैपिटल में 15,800। तो आपका एक काम तो हो गया। ठीक है, यहाँ तक ओके? तो निष्ठा दीदी फोटो खींच ली। ऐसा करो, पूरा सॉल्यूशन की फोटो मैं भेज दूंगा, नोट मत करो, ठीक है? पेन रख लो बैग में। चलो, अब क्या करेंगे? अगला स्टेप बताओ जी। क्लोजिंग वाले की भी सारी वैल्यूज अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिखनी है। तो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं क्लोजिंग में? मशीनरी 8,000, फर्नीचर 2,000, उसके बाद स्टॉक 5,000, डेटर 4,500 और इस बार बैंक बैलेंस 1,800 डेबिट ही है, तो ये भी एसेट में ही लिखना है। और सन्ड्री क्रेडिटर लाइबिलिटी। चलो, तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स तो चेपो निष्ठा मैडम साथ साथ, तभी तो स्पीड आएगी। फ़ोटो खींच के घर जाने से पहले डिलीट हो जाएगी फ़ोटो। तो मशीन लिखो 8,000 अंदर की तरफ, फर्नीचर लिखो 2,000 अंदर की तरफ, स्टॉक लिखो 5,000 बाहर, डेटर्स लिखो 4,500 बाहर, अच्छा, और बैंक बैलेंस लिखो 1,800 बाहर। तो कौन बच्चा बताएगा कि मशीन और फर्नीचर अंदर क्यों लिखे? ठीक है, तो आप इतने होशियार हो? आप इतने होशियार हो गए? आपकी समझी का साथ। बहुत अच्छा। तो मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही स्मार्ट बन जाओगे। तो बिल्कुल सही पहचाना जी। मशीन और फर्नीचर को हमें अभी डेप्रीशिएट करना है। वो क्वेश्चन है ना, एडजस्टमेंट दे रखी थी लास्ट में कि मशीन को 10% और फर्नीचर को 5% डेप्रीशिएट करना है। चलो, तो आप ही से पूछेंगे, बिल्कुल सही कहा। तो मशीन का 10% बताओ कितना? 800। तो माइनस कर दो, कितना आएगा? 7,200। ठीक है। और फर्नीचर का 5% वो भी आप बताओ। 100। ठीक है, तो वो भी माइनस कर दो, तो बाहर आ जाएगा 1,900। ठीक है, तो भाई क्लियर हो गया सब बच्चों को? चलो,
बाकी लाइबिलिटीज़ में तो बस एक ही चीज़ है, क्रेडिटर्स 3500, बस। अब आप टोटल आप बताओ एसेट का। टोटल है 20,400 और क्लोजिंग कैपिटल 16,900। चलो ठीक है जी। तो ठीक है, क्लियर हो गया सबको, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ओके। तो 16,900। ठीक है, तो बताओ अब क्लोजिंग कैपिटल कहाँ लिखें अब ये वाली? हाँ, ऊपर लिख लेते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में सबसे ऊपर था ना क्लोजिंग कैपिटल। तो क्लोजिंग कैपिटल में आप लिख लो 16,900। ठीक है, यहाँ तक ओके हो गया? चलो, अब आप निकाल सकते हो पूरा आंसर। उसने बोला था मिस्टर एक्स विड्रू 4100, तो ये क्या दे रखी है? ड्राइंग्स। और ही इंट्रोड्यूस्ड 300 एज फ्रेश कैपिटल, ये क्या दे रखी है? एडिशनल। ठीक है, तो ड्राइंग्स आप प्लस कर दो 4100 और एडिशनल कैपिटल माइनस कर दो 300। अब बताओ आंसर प्रॉफिट का कितना आया? 4900। यही आ रहा है भाई सबका? श्योर? चलो ठीक है, तो आप पर भरोसा करके मैं लिख रहा हूँ 4900। चलो ठीक है जी। तो क्लियर हो गए सबको स्टेप्स? चलो बस अब लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन के लिए फॉर्मेट बनाना अभी से फटाफट तैयार कर दो चीते की स्पीड से। लास्ट क्वेश्चन आपको पता ही है क्या है? सर फाइनल फाइनल अकाउंट्स बनाने, ट्रेडिंग, पीएनएल और बैलेंस शीट। सवाल तो बाद में पढ़ेंगे, तो पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। आ जाओ। तो 8 लाइनों का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। तो चलो तुम 9 का बना लो, 9 में पक्का आ जाएगा। तो 9 लाइनों का ट्रेडिंग अकाउंट बना लो। इतने सारे? क्या इतने सारे? तो हमें कोई डर लगता है क्या भाई? कौन बच्चा है जिसको डर लग रहा है? क्या किसी को डर लग रहा है? नहीं। फिर पीएनएल अकाउंट बना लो आप, 16 लाइनों का। 16। हाँ अच्छा ठीक है सर, मैंने तो उसके लिए पूरा पेज ही यूटिलाइज कर दिया है। वेरी गुड, शाबाश। तो वही मैं को लगाऊंगा पीएनएल अकाउंट 16 लाइनों का। सर बस डेट देखनी है, अब किस डेट पे बना रहे हैं, बाकी हो गया। और बैलेंस शीट कितने लाइनों की? बैलेंस शीट 12-13 की शायद। बैलेंस शीट हाँ 15 लाइनों की बना लो, मतलब 12 से 15 लाइनों की बना लो। चलो बातें नहीं करनी अग्रिमा दीदी, अपनी सखी को भी कहो कि भाई बातें नहीं करनी। तो मेरे साथ चेप के करना है आपको ये क्वेश्चन, या पहले आपको दूं? मैं भी करूंगा तो फिर मैं तो बहुत तेजी से आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, तो 10 मिनट्स पहले आपको देता हूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगा। हाँ, तो फिर तो मैं आप ही से करवाऊँगा अब। तो पहले आप करो, फिर मैं करूँगा। बच्चे इंसिस्ट कर रहे हैं कि सर पहले हमें खुद करना है, तो करो, खुद करो, पहले करो भाई, करो, खुद ही करो। चलो, तो बच्चों ने मेहनत कर ली है, मजदूरी कर ली है। अब सुने ध्यान से। पहली एडजस्टमेंट है क्लोजिंग स्टॉक, तो इसको तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिख लोगे। ठीक है, तो ये तो ओके। सेकंड है डेप्रीशिएट करना, प्लांट और मशीन को 10%, फर्नीचर 5%, हॉर्सेस को 1000 रुपये और गुडविल को 3000। तो ये आप कर लोगे?
हाँ ये भी डेप्रीसिएशन की तरह ही हो गया। डेप्रिसिएशन 3008 कर दिया। हाँ ओके, मैंने एक्चुअली क्या करा, मैंने पीएनएल में जाके ऐसे देखो फिर रिटर्न ऑफ करा और वहाँ पे 3008 कर दिया। हाँ दोनों तरह से सही है। तो पीएनएल में डेबिट कर दोगे और बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स में से माइनस कर दोगे। तो दो एडजस्टमेंट्स पहले सबको ओके हैं, ठीक है। थर्ड वाली है प्रोवाइड 5% फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन डेटर। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये एक क्लोजिंग प्रोविज़न है जो एडजस्टमेंट में दे रखा होता है। तो आपने क्लोजिंग प्रोविज़न अगर निकाला होगा तो आपका क्लोजिंग प्रोविज़न कितना आया होगा, 3907, ठीक है। बाकी इसका फॉर्मूला होता है ओल्ड बैड डेट्स प्लस क्लोजिंग पीडीडी माइनस ओपनिंग पीडीडी। अच्छा जी, फोर्थ है प्रीपेड एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस 300 और टैक्सेस 190। तो मतलब आपको प्रीपेड आपको 490 दे रखा है। अब प्रीपेड का ट्रीटमेंट सुन लो ध्यान से, यहाँ पे मैं बता देता हूँ ताकि बाद में आप नाटक नौटंकी ना करो। तो आपको ना एक इंश्योरेंस एंड टैक्सेस के नाम से एक्सपेंस दे रखा है, देखो ऑलरेडी 4175। तो आप इसमें से वो प्रीपेड वाला हिस्सा माइनस कर दोगे 490, ठीक है। तो ये सिर्फ आपका कितना बचेगा, मतलब जो भी बचेगा वो तो खैर आप निकाल लोगे, 3685। और 490 प्रीपेड एक्सपेंस को कहाँ शो कर दोगे, बैलेंस शीट में एसेट साइड पे ही। तो याद आ गया प्रीपेड एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या है। तो पीएनएल और बैलेंस शीट दोनों में जाएगा। हाँ, तो पीएनएल में एक्सपेंस में से माइनस कर दोगे और बैलेंस शीट में एसेट में शो कर दोगे। अब एक फिफ्थ एडजस्टमेंट थी जो मुझे लगता है कि आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आई होगी, क्योंकि आप सब बच्चे बुद्धिमता छोड़कर रट्टू तोते बनते हैं इसी वजह से। अब उसने धीरे धीरे पढ़ना है, क्या दे रखा है फिर मैं समझाऊंगा, फिर बात करेंगे। उसने बोला 3/5 ऑफ इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, रेंट एंड जनरल एक्सपेंस, ठीक है। ध्यान से सुनना, मैं रिपीट नहीं करूंगा। 3 खर्चों के बारे में उसने बात करी है, कह रहा है इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, रेंट और जनरल एक्सपेंस। इन तीनों के बारे में कह रहा है 3/5 टू बी चार्ज्ड टू फैक्ट्री। अब समझ लेना इसका क्या मतलब है। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपको इंश्योरेंस वाले खर्चे का, रेंट वाले खर्चे का, रेंट कहाँ है एक बार मार्क कर देता हूं, ये रहा, और जनरल एक्सपेंस वाले खर्चे का ये रहा, इनका आपको 3/5 हिस्सा कहां पर लिखना पड़ेगा, ट्रेडिंग में। चार्ज टू फैक्ट्री का मतलब होता है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हो गया। तो आप इनके 3/5 हिस्से को कहां पर लिखोगे, ट्रेडिंग में, और जो बचा हुआ हिस्सा होगा वो कहां लिखोगे, पीएनएल में। बस इस एडजस्टमेंट का ये मतलब था। तो आपको इन तीनों खर्चों के 3/5 को फैक्ट्री में चार्ज करना है और बैलेंस को ऑफिस में चार्ज करना है। तो मैंने आपको सिखा भी रखा है, ऑफिस मतलब पीएनएल और फैक्ट्री मतलब ट्रेडिंग। तो इस एडजस्टमेंट में आपको बस ये करना है। तो 3/5 हिस्सा फैक्ट्री में और बचा हुआ हिस्सा ऑफिस में, पीएनएल। सेकंड कुछ नहीं होगी, बस ये तो इसको तोड़ना है आपको, दैट्स इट। हाँ, इसका दूसरा हिस्सा कुछ नहीं है। ये तो ये कोई एडजस्टमेंट थोड़ी है ना, ये तो आपको बेवकूफ बनाया गया है, अमाउंट को तोड़ना है। हाँ, तो 3/5 हिस्सा ट्रेडिंग में लिख देना, बचा हुआ हिस्सा पीएनएल में लिख देना। वो तो आपका तो गलत ही है, और क्या आपने क्या सोचा, आप बिना एडजस्टमेंट के सही आ जाएगा। अच्छा, 6th एडजस्टमेंट कौन बच्चा बताएगा भाई, होशियार बच्चा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस टू बी रिटर्न ऑफ ओवर 3 years, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कह रहे हैं इसको 3 साल में राइट ऑफ कर दो। तो मतलब आपको 1500 रुपए ही पीएनएल में अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, बाकी जो 3000 रुपए है उसको बैलेंस शीट में एसेट शो करो। बाकी लास्ट एडजस्टमेंट तो आपको आती होगी, वो तो मैं छोड़ दूं। 10% मैनेजर का कमीशन निकालना है ऑन द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो आफ्टर चार्जिंग का मतलब क्या करना पड़ेगा, 10/110 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो तो अब करो, फिर सीधा आंसर डिस्कस करेंगे। चलो बस एक बार आंसर सभी को दिखा देता हूँ, सब अपने आइटम्स चेक कर लो फाइनली, ठीक है।
तो ट्रेडिंग अकाउंट ये है आपकी आंखों के सामने। इसमें आपका ग्रॉस प्रॉफिट का सही आंसर आएगा 86,010। सही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद P&L अकाउंट वो दिखा देता हूँ। बाकी ये देखो 3/5 निकाले थे पोर्शंस, ये वो हैं। रेंट का 3/5, इंश्योरेंस का 3/5 और जनरल एक्सपेंस का 3/5। हाँ, तो ट्रेडिंग अकाउंट की फ़ोटो ले लो। जिन भी नलायकों का नहीं आया आंसर वो इसकी कृपया फ़ोटो ले सकते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 86,010। ठीक है, नेक्स्ट फोटो। नेक्स्ट फोटो P&L अकाउंट की, जिसका नेट प्रॉफिट का सही आंसर आ रहा था 52,550। ठीक है, और लास्ट फोटो बैलेंस शीट। हाँ, सारे आइटम्स आएंगे। तो एक बार नेक्स्ट फोटो दे दूं फिर चेक करवा दूं। और लास्ट फोटो है बैलेंस शीट, जिसमें दोनों साइड का टोटल आएगा 197,965। ठीक है, अब घर जाके माथे पे बर्फ रख के दोबारा से सॉल्व करके फिर देखना कि यही आया कि नहीं।